ये तो पूरी दुनिया बहुत वक्त से जानती है कि भारत की मोदी सरकार इंतहा पसंद हिंदू सरकार दहशतगर्द हुकूमत है और ये मुसलमानों पे जुल्म करती आई है, सिख बरादरी पे जुल्म करती आई है, ईसाइयों पे जुल्म करती आई है। पर देर आयत दुरुस्त आयत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी मालूम पड़ गया है अब कि भारतीय हुकूमत कितनी माली बेजाब्तगियों में मुलव्वस है, साथ साथ कितनी टेरर फाइनेंसिंग वहां से हो रही है, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग वहां से हो रही है। एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है ऑप्टिको के नाम से जिसने रिपोर्ट किया है कि एफएटीएफ ने अपनी तफ्तीशी टीम इंडिया भारत भेज दी है क्योंकि वहां से गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयां कम होने का नाम नहीं ले रही और उसके सबूत अब एफएटीएफ को मिल चुके हैं और अब ये इन्वेस्टिगेशन होगी। अब देखना यह है कि जितना जल्दी एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, क्या भारत को भी इतना जल्दी ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा या नहीं। उसके अलावा इसी इशू के ऊपर कायदे आजम यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के डिपार्टमेंट में स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर इसी आम इशू के ऊपर रोशनी डाली गई। इसीलिए मैंने गुजारिश की है, हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन कायदे आजम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बाकिर मलिक साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है सदर हैं नेशनल यूथ अलायंस के कामरान उस्मानी साहब। आपका भी बेहद मशकूर हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपकी नजर में जितना जल्दी पाकिस्तान को डाला गया था ग्रे लिस्ट में, क्या दहशतगर्द भारत और मोदी सरकार को भी इतना जल्दी ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जहाँ तक ग्रे लिस्ट की बात है, इसका तो तकरीबन आप ये समझे 90 से 95% चांस तो ये कन्फर्म है कि ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो भारत को सबसे ज़्यादा ख़तरा था वो ये था कि ब्लैक लिस्ट में क्योंकि उसका चांस ज़्यादा था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो फैटफ ने जिस तरह 350 क्वेश्चंस दिए उनको कि आप इनको हमें एड्रेस करके दें, तो 350 क्वेश्चन वो भारत को देना, इसका मतलब ये है कि कोई इशू कोई इतना आसान नहीं था, ये कि मामला इतना आसान नहीं था कि भारत उसको जो है ना किसी तरीके से हैंडल कर पाए। उसके बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको अभी तक भारत प्रॉपर तरीके से, एक तो ये कि उसको एड्रेस भी नहीं कर पा रहा, ना ही उन इशू उन क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा है। तो ये जितना इस तरह के इशू आ रहे हैं उसमें अब फैटफ के लिए टीम का भेजना, वो भी कि उससे पहले कि रिव्यू जो टीम है वहाँ जाके विजिट करे, उससे पहले एक और टीम को भेजना। इसका मतलब ये है कि फैटअप जो है ना अपनी ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जिस तरह रिपोर्ट दी थी उसको भी कंफर्म करना चाह रहा है। लेकिन उसमें भी याद रखें कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्ट्रक्चर है वो ये है कि उसने फैटअप को रिपोर्ट करने का वो पाबंद नहीं है। जो फैटअप ने जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा अपना एक कंसर्न शो किया है वो ये है कि जो ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ हैं या दहशतगर्दों को जो फाइनेंस किया जाता है भारत की तरफ से, उनके अंदर कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। ये जो भारत का हमेशा से एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है की आंखों में धूल झोंकना, इस तरह की कार्रवाइयाँ करके उनको मुतमईन करना कि ये देखें जी हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लॉ बनाए हुए हैं या हम उस तरह एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलते हैं, इस वजह से हम बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के इस तरह के क्रैक डाउन करते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन अभी जो बात हो रही है कि ग्रे लिस्ट के अंदर, अब ये ग्रे लिस्ट से हट कर आगे की बात चली गई है कि भारत जो इस टाइम दुनिया के बड़े-बड़े जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, उनको इनवाइट कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर ये एक ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो क्या वो कंपनी इस सोचेंगी नहीं कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सिक्योर है। ये डिबेट तो इसमें जाएगा या व्हाइट लिस्ट में जाएगा, उसके लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि उसको जो चांस पड़ रहा है वो ये कि कहीं ये ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए। अब देखें इस तरह की जो कार्रवाई होती है ना, जो इस तरह के कानून होते हैं सिर्फ ये कि फैटअप को मुतमईन करने के लिए, ताकि फैटअप को पता चले हम काम कर रहे हैं। फैटअप इस बेस के ऊपर ग्रे लिस्ट में रखती है या ब्लैक लिस्ट में, सिर्फ उसमें भी हो सकता है चांस दिया जाए कि जी आप उसको देख लें, हम आपको अभी ग्रे लिस्ट में रख दें। लेकिन व्हाइट लिस्ट में या इसको बिल्कुल क्लीन चिट दे देना, मेरा ख्याल है इस पर फैटअप के लिए भी मुश्किल है और जो इंटरनेशनल लॉबिंग होती है भारत के लिए, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो कोई अपनी लॉबिंग कर सकें या भारत को इससे बचा सकें। और ये भी बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहब कि अब भी भारत दुनिया को, दहशतगर्द भारत और दहशतगर्द मोदी दुनिया को अब भी बेवकूफ़ बनाता रहे और कहे कि नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं दहशतगर्दी से।
जबकि वो लीडर्स हैं दहशतगर्दी के। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि भारत के साथी, भारत के दोस्त अमेरिका है, इजराइल है, और हम ये जानते हैं कि उनके जो एलाइज हैं वो बड़ी मदद करना चाहेंगे भारत की। और अब ये बड़ा मुश्किल वक्त है FATF के लिए फैसला करने का कि वो हक का साथ देंगे या फिर पर्ची का। उस्मानी साहब, जो अमाउंट बताई गई है 2009 से 2018 तक मनी लॉन्ड्रिंग की, वो है 675 अरब डॉलर्स। एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर इस तरह का अमाउंट दहशतगर्दी की तरफ जा रहा हो, टेरर फाइनेंसिंग की तरफ जा रहा हो पाकिस्तान में, क्योंकि ये भी इल्जामात हैं कि भारत अफगानिस्तान में पैसे भेजता है ताकि अफगानिस्तान से दहशतगर्द उठ के पाकिस्तान में कार्रवाइयां करें, तो इस वक्त FATF की रेपुटेशन भी एट स्टेक है। मालूम पड़ जाएगा कि FATF में कितना दमखम है। आप क्या रोशनी डालेंगे उस्मानी साहब? देखिए, आपने जिन अल्फाज से भारत को और नरेंद्र मोदी को नवाजा, वो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक है। दहशतगर्द भारत और दहशतगर्द मोदी। देखिए, जैसे आपने कहा, मैं बारहा ये बात रिपीट करता रहा हूँ जगह जगह पे, कि इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, इतना ज्यादा ब्लैक का पैसा जब भारत के पास आएगा, तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश, इवन इनके जितने लेफ्ट राइट ममालिक हैं, उनको ये डिस्टर्ब ही रखेंगे। आपको पता है कि भारत की जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, जिसमें RSS है, बजरंग दल है, इनके स्पेशल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, जिसमें एक स्पेशल माइंडसेट तैयार होता है, और वही माइंडसेट आगे जाके फिर पॉलिटिक्स में आता है, ब्यूरोक्रेसी में आता है, जुडिशरी में आता है, और सारी भागदौड़ जो है भारत की इन्हीं के हाथ में होती है। आप इमेजिन करें कि जब इन लोगों के हाथ में इतना ब्लैक मनी होगा, तो ये किसी को भी सुकून नहीं लेने देंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि 2019 में भी FATF ने आना था भारत में, लेकिन तब इन्होंने कोविड का बहाना किया और FATF को तब आने नहीं दिया। पाकिस्तान से आप अंदाजा कीजिए, तकरीबन कोई 27 के करीब सवाल पूछे गए थे, और 27 में से महज सिर्फ 2 या 3 सवालों के जवाब जो है वो पाकिस्तान नहीं दे पाया, जिस वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में 2-2.5 साल रहना पड़ा। भारत से 350 सवाल हैं। पॉसिबल का इस चीज से बहुत इजीली आप कह लें निकल जाना। आप भारत के जो 3 सेक्टर्स हैं, जिसमें स्पेशली रियल एस्टेट है, क्रिप्टो है, प्रीशियस जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर है, इन सबको बड़े जबरदस्त तरीके से एग्जामिन किया जाएगा। बल्कि मैं आपको मजे की एक बात बताऊं कि भारत मनी लॉन्ड्रिंग करता बेसिकली इस तरह से है, जो यूरोप के अंदर ड्रग और इलीगल वेपन से पैसे, उस पैसे को भारत में लाके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। उस रियल एस्टेट 2 गुना 4 गुना करके भारत के पुराने मंदिरों में ज्वेलरी और सोने जवाहरात की सूरत में रख दिया जाता है। अब चला था, आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत के मंदिरों को एग्जिट करना या जज करना पॉसिबल ही नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल ही नहीं है। उन मंदिरों के अंदर उस रकम को ज्वेलरी की सूरत में महफूज किया जाता है, और जब इन्हें कहीं भी इस्तेमाल करना होता है, उसे कन्वर्ट करके जनाब ये क्रिप्टो के थ्रू जो है वो पूरी दुनिया में फैलाते हैं, और वहां पे रहना होता है, प्रॉक्सीज लड़नी होती, चीजों को जो है इन्होंने स्पॉन्सर करना होता है, तो फिर ये उस पैसे से करते हैं। बिल्कुल ठीक। ये बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन है। अब मुझे याद पड़ता है उस्मानी साहब कि जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, तो भारत ने बड़ी लॉबिंग की थी, बड़ी मेहनत की थी कि टू मेक श्योर कि पाकिस्तान जाए इस ग्रे लिस्ट में। अब हम पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? मैं आता हूं आपके पास, कामरान भाई वापस। आई कम बैक टू यू कामरान साहब। बाकी साहब, आप क्या रेकमेंड करेंगे? हमें क्या करना होगा दुनिया की आंखें खोलने के लिए, बताने के लिए कि भारत कितना बड़ा दहशतगर्द है? देखें, एक तो बात याद रखें कि भारत FATF का भी मेंबर है, वो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी में भी शामिल होते हैं इसके अंदर। सो उस प्रोसेस के अंदर अपने जो लाइक माइंडेड कंट्री थे या जिनके साथ उसका इंटरेस्ट था, वो लाजमी बात है वो लॉबिंग करता रहा है। अभी भारत के अंदर भी जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो यही चाह रहा है कि अब पाकिस्तान उसी तरह की लॉबिंग हमारे खिलाफ ना करें। FATF के अंदर ये होता है कि कोई भी कंट्री अपनी ऑब्जर्वेशन FATF को लिख के दे सकता है कि जी ये सेक्टर हैं जिनको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये पाकिस्तान इस तरह की कोई सिचुएशन में या कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन देता है, तो लाजमी बात है FATF उसके बारे में सोचेगा, उसको रिव्यू करेगा। इसलिए बाद का ये देखा जाता है कि ये सिर्फ लॉबिंग से काम होता है या इस तरह होता है। हर स्टेट को ये एक मौका दिया जाता है कि अगर आपको किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन है, किसी किस्म के आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप हमें लिख के भेजें। FATF उसको लाजमी रिव्यू करता है, और उसमें ऐसे रिव्यू करता है चाहे वो इंडिया उस FATF का मेंबर ही क्यों नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग में भी क्यों नहीं है।
इंडिया उसको किसी तरीके से हैंडल भी नहीं कर पाता। जहाँ तक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की बात होती है, देखें इंटरनेशनल जो फोरम होते हैं वहाँ पर हर कंट्री बेसिकली अपने जो इंटरेस्ट होते हैं, जो अपने मुफादात होते हैं, उनकी हिफाजत करता है। राइट, चाहे वो इसराइल है, चाहे वो चाइना है, बिल्कुल चाहे सही कह वो रहे हैं। के साथ इनके क्योंकि क्लोज इंटरेस्ट हैं इसमें, स्ट्रेटेजिकली उनके लिए बड़ा मैटर। हमें एक तरह से उनको सेल के अंदर क्या फैटा अपनी एक क्रेडिबिलिटी को, अपनी एक बचा इंडिपेंडेंसी को पाएगा। मेंटेन कर पाएगा, देखना तो ये है लेट्स सी, कि जब लेट्स सी, इतने टाइम विल टेल बोल डॉक्टर के आ साहब, गए हैं तो टाइम विल फैटा टेल, क्या टाइम वो विल टेल। इंटरनेशनल। राइट डॉक्टर बाकिर, योर क्लोजिंग रिमार्क्स। कामरान उस्मानी साहब, वक्त कम है मेरे पास, 20 सेकंड है आपके पास। देखिए तलत, इसमें से तो ये है कि तीन सेक्टर्स का तो फैटअप जानता है भारत के, जिसमें मैंने आपको बताया रियल एस्टेट है, उसके बाद क्रिप्टो है और ज्वेलरी है। इसके अलावा दो सेक्टर्स जो है वो हमने पीएचडी स्कॉलर्स को कहा कि इस पर रिसर्च करके जो है वो आप फैटअप को भेजें, जिसमें भारत की बॉलीवुड और कसिनो इंडस्ट्री है, जो सट्टेबाजी और बेटिंग भारत में की जाती है। उसके अलावा बॉलीवुड में किस तरह से क्या कहते हैं इंटरनेशनल माफियाज का पैसा आता है और उसको बाहर लेके जाके फिर कैश फ्लो को आउट किया जाता है। तो इन सब पे भी हम हमारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फैटअप को भिजवाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू यू कामरान उस्मानी साहब, डॉक्टर बाकिर मलिक साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। बस मैं यही दुआ करूंगा कि या अल्लाह वो दिन दिखा दे जब भारत का मकरू घिनौना दहशतगर्द चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो जाए और इस दहशतगर्द के साथ वो ही हो जो दुनिया के बाकी दहशतगर्दों के साथ होता है। आमीन सुम आमीन। मुझे याद दीजिए, until next time, अल्लाह हाफ़िज़।